आज फिर मयंक अपने बेचैन दिल को अपने आंसुओं से भिगोकर शांत कर रहा था। आज उसकी छोटी बहन नमिता की शादी थी। पूरा शहर शादी के जश्न में शामिल हुआ था, पर उन सब के बीच भी वह अकेला खड़ा था। मयंक बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? देखो, मेहमान तुम्हें बुला रहे हैं। मयंक की माँ कामिनी उसे लेने आई। चलिए मम्मी, मयंक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। अरे तू फिर रो रहा है? उसी को याद कर रहा है ना? कितनी बार कहा है तुझे भूल जाओ उसे, वह कभी नहीं आने वाली। मम्मी, सांसों को भला कोई भुला सकता है क्या? मैं जानवी को कभी नहीं भुला सकता। अरे तो कब तक उसकी याद में तड़पता रहेगा? अगर उसे आना होता तो पहले आ जाती। 5 साल हो गए तुझे ठुकरा कर चली गई, अब वह क्या लौटेगी? भूल जाओ उसे, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। मम्मी, अगर भूल सकता तो अब तक भूल जाता, पर मैं उसे नहीं भूल सकता। शायद मरने के बाद ही उसे भूल पाऊंगा। अरे तुझे समझाना ही व्यर्थ है। मेहमान जा रहे हैं, उन्हें विदा करते हैं। मयंक की माँ उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। ये यहाँ और इस तरह। मयंक की माँ मेहमानों के बीच किसी को देखकर बहुत हैरान हो गई। मयंक, तुझे एक चीज दिखाना है। देख, तू जिसके इंतजार में अब तक कवारा बैठा है, वो कैसे अपनी जिंदगी के मजे ले रही है। कामिनी ने सामने मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए मयंक से कहा। मयंक ने मेहमानों की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। ये इस तरह। मयंक के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। मयंक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिसके इंतजार में अब तक जी रहा है, वह इस तरह सुहागन की तरह उसके सामने खड़ी मिलेगी। मयंक के सामने कोई और नहीं, जानवी खड़ी थी। मेहमानों के बीच उनसे बात कर रही थी, जिससे मयंक प्यार करता है। वह 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, बिना कुछ बताए। आज 5 साल बाद जब उसने उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, जो देखने में पूरी तरह सुहागन दिख रही थी, इस रूप में देखकर उसका दिल टूट गया। मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। जानवी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मयंक की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सीने में जोरों से दर्द होने लगा। मयंक, क्या हुआ तुझे? मयंक, बोलना, क्या हुआ तुझे? मयंक की माँ उसे संभालते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहां खड़े मेहमान भी उनकी तरफ भागकर आए, साथ में जानवी भी। मयंक, तुम यहाँ हो? मयंक, क्या हुआ तुम्हें? जानवी मयंक को इस हालत में देखकर रोते हुए उसके पास आई। मयंक उससे बहुत गुस्से और दर्द भरी नजरों से देख रहा था। अब क्यों आई हो मेरे पास? जानवी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह दगा दोगी। तुमने मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये सिला दिया है मुझे। मयंक ने दर्द से तड़पते हुए जानवी से कहा। मयंक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जानवी रोते हुए मयंक के पास उसे समझाने आने लगी। अरे दूर हट मेरे बेटे से, अब समझाने के लिए बचा क्या है? मेरे बेटे से प्यार का नाटक करके तू 5 साल पहले भाग गई थी, और आज आई है तो इस तरह सज धज कर किसी और के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर। दूर हट जा मेरे बेटे से। मयंक की माँ ने गुस्से से जानवी को उससे दूर धकेल दिया। वहां खड़े लोग मयंक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगे। जानवी भी उनके पीछे उनके साथ जा रही थी। अरे तू कहाँ आ रही है हमारे साथ, धोखेबाज कहीं की? तेरी सूरत भी हम लोग नहीं देखना चाहते। मयंक की माँ ने एक बार फिर जानवी को पीछे धकेल दिया। मम्मी जी, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने मयंक को धोखा नहीं दिया। सारे मेहमान मयंक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मयंक की माँ कामिनी, पिता दिवाकर बहुत परेशान थे। वहीं खड़ी जानवी भी मयंक की हालत देखकर रो रही थी। जानू बेटा, जानवी के पापा माधव जी वहां पहुंचे। पापा मयंक, जानवी रोते हुए उनसे जाकर लिपट गई। बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, माधव जी ने जानवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कामिनी उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में थी। वह उनकी तरफ बढ़ने जा रही थी कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? कामिनी ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा। हाँ, इस वक्त पेशेंट खतरे से बाहर है, पर अगली बार ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ था? उसके सीने में दर्द क्यों हो रहा था? दिवाकर ने उनके पास आकर पूछा। आपके बेटे को हार्ट अटैक आया था, शायद उनके दिल को बहुत गहरा चोट लगा है। कोई ऐसी बात जिसे वह बर्दाश्त ना कर सके हों। आइंदा से ध्यान रखिएगा, उनके सामने ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो उनके दिल और दिमाग पर असर करें। थोड़ी देर में आप पेशेंट से मिल सकते हैं। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चले गए। पापा, मयंक ठीक है। जानवी खुशी से रोते हुए अपने पापा से लिपट गई।
कुछ देर बाद मयंक को आईसीयू के रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कामिनी और दिवाकर उसके बेड के पास ही बैठे थे। जानवी मयंक को देखने आईसीयू रूम में पहुंची। मयंक, आज 5 साल बाद भी तुम उसी तरह हो जिस तरह 5 साल पहले थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। वही प्यारा सा चेहरा, सोते वक्त चेहरे पर वही मासूमियत। जानवी आईसीयू रूम के दरवाजे पर खड़ी मयंक को निहार रही थी। मयंक को होश आया। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। मयंक बेटा, तुम ठीक हो? उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। जानवी तुरंत मयंक के पैरों की तरफ आकर खड़ी हो गई। मयंक ने सामने देखा तो जानवी खड़ी थी। वह उसे देखता ही रह गया। आज सालों की जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। उसे देखकर मयंक का दिल कर रहा था कि जाकर उसे तुरंत गले लगा ले, पर उसके मंगलसूत्र और सिंदूर पर नजर डालते ही मयंक ने उससे नजरें फेर लीं। मयंक, तुम ठीक हो? कहाँ थे अब तक? जानवी ने मयंक के पैर छूते हुए पूछा। जानवी के 2 बूंद आंसू मयंक के पैर पर जा गिरे। मयंक का दिल तड़प उठा उसे इस तरह रोते हुए देखकर। अरे हाथ मत लगा मेरे बेटे को, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कामिनी ने जानवी को मयंक से दूर कर दिया। मम्मी जी प्लीज मुझे मयंक के पास रहने दीजिए, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। मम्मी जी? कौन मम्मी जी? खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो, और मेरे बेटे का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। कामिनी ने जानवी को तमाचा मारते हुए कहा। जानवी संभल नहीं पाई और गिरने लगी। जानू संभल कर बेटा। जानवी के पापा ने उसे संभाला। कामिनी जी, ये क्या तरीका है बात करने का? आप मेरी बेटी से इस तरह कैसे बर्ताव कर सकती हैं? माधव जी ने गुस्से में कामिनी से कहा। मैं क्या गलत कर रही हूँ? जो आपकी बेटी ने किया वही तो कह रही हूँ। अगर अपनी कलंकिनी बेटी की भलाई चाहते हैं तो हमसे दूर रखिए इसे, वरना अभी तो सिर्फ चाटा मारा है और आगे क्या करूंगी पता नहीं। कामिनी ने बहुत गुस्से में कहा। मम्मी जी, क्या गलती है मेरी? आप मुझे इस तरह क्यों बेइज्जत कर रही हैं? जानवी ने उनके सामने रोते हुए कहा। तुझे मैंने कहा ना, मुझे मम्मी मत बोल। अब तक तू कहाँ रंगरेलियां मना रही थी? आज आई है मेरे बेटे को तकलीफ देने तू। तू उसे हमसे छीनना चाहती है? कामिनी ने जानवी को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। मम्मी जी प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? आप भी जानती हैं मैं इतने सालों तक कहाँ थी और किस हाल में थी। जानवी उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। तू कहाँ थी, कैसे थी, मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, अब तू मेरे बेटे के काबिल नहीं। मैं तेरी परछाई भी उस पर पड़ने नहीं दूंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे मयंक से बात करने दीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। जानवी कामिनी के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, दूर हट जा हमारी नजरों से। कामिनी ने जानवी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए आईसीयू रूम से बाहर कर दिया। मयंक प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दो। बाद में जो सजा देना है दे देना मुझे। जानवी मयंक की तरफ देखते हुए उससे एक मौका मांग रही थी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मम्मी कहने दो, उसे क्या कहना चाहती है? मयंक ने बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहा। अरे बेटा तू आराम कर, इस धोखेबाज की बात क्या सुनेगा? कामिनी ने मयंक को जवाब देते हुए जानवी को कमरे से बाहर फेंक दिया। मम्मी जी प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर क्यों मेरे साथ इस तरह दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही हैं? मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तू जिस काबिल है तेरे साथ वैसा ही तो कर रही हूँ। निकल जाए यहाँ से, दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। कामिनी गुस्से में आईसीयू रूम का दरवाजा बंद करने लगी। मयंक प्लीज मम्मी जी को समझाओ ना, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। जो आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जानवी आईसीयू रूम का दरवाजा पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही। कामिनी ने उसकी एक न सुनी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। जानवी बहुत देर तक वहीं दरवाजे पर बैठी रोती रही, चिल्लाती रही, पर वहां कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। जानवी के पिता माधव उसके पास आए। जानू बेटा चलो घर, ये पत्थर लोग हैं, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। मतलब था तब तुम पर जान छिड़कते थे, अब इन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मर भी जाओगी तो भी तुम्हें कोई देखने नहीं आएगा। माधव उसे समझाने लगे। पापा प्लीज आप कहिए ना मयंक से, वह मुझे गलत ना समझे। आप तो सब कुछ जानते हैं ना, इन 5 सालों में क्या क्या हुआ मेरे साथ।
मैं क्यों मयंक के पास लौट नहीं पाई? मम्मी जी को समझाइए ना, वह मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? जानवी अपने पिता की बाहों में बिलक बिलक कर रो रही थी। जानू, मैं उन्हें बाद में समझा लूंगा, पहले तुम चलो यहाँ से, रात बहुत हो चुकी है, घर चलो। माधव उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। पापा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मयंक मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकते, मैं बेगुनाह हूँ, उन्हें मेरी सफाई सुननी होगी। वह बिना गलती मुझे इस तरह से सजा नहीं दे सकते। जानू ठीक है, तुम उन्हें सच्चाई बता देना, पर अभी चल, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उन लोगों के दिल में पत्थर भरा है, कोई तुझे देखने नहीं आएगा, चल मेरे साथ। माधव जी ने जानवी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ घर लेकर चले गए। कुछ देर में जानवी अपने घर पहुंची। वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। वहां मयंक की तस्वीर पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी। जानवी खुद को मयंक की नजरों में गुनहगार देख नहीं पा रही थी। वह हर हाल में अपनी सफाई मयंक के सामने पेश करना चाहती थी। यहाँ हॉस्पिटल में, मम्मी आपने उसे इस तरह क्यों निकाल दिया? सुन लेती वह क्या कहना चाहती थी। मयंक का दिल कहीं ना कहीं जानवी के लिए अभी धड़क रहा था। उसका दिल अभी जानवी को बेवफा मानने को तैयार नहीं था। अरे तू जज्बातों में मत बह, वह धोखेबाज है। देखा नहीं तूने किस तरह मांग में सिंदूर लगा रखा है उसने, वह भी किसी और के नाम का। जब वह तुझसे प्यार करती थी तो किसी और से शादी क्यों की? इन 5 सालों में कहाँ थी वह? अब छोड़ो इन सब बातों को। डॉक्टर ने कहा है तुझे आराम करने के लिए, तो आराम कर, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। कामिनी ने मयंक के सर पर हाथ फेरा और दिवाकर जी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कामिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम भी जानती हो सच्चाई क्या है, फिर मयंक के सामने जानवी को गलत साबित क्यों कर रही हो? दिवाकर ने रूम से बाहर निकलते ही कामिनी से पूछा, आपको बड़ा बुरा लग रहा है उसके जानवी के लिए? जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। मयंक और जानवी आमने सामने आ गए तो क्या हुआ? मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। जानवी कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। कामिनी, पर कब तक? किसी न किसी दिन तो मयंक को पता ही चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, तब तुम क्या करोगी? दिवाकर ने कामिनी से पूछा। वह वक्त मैं आने नहीं दूंगी, उससे पहले ही मैं जो करना चाहती हूँ वह करके रहूंगी। इस बार भी जानवी के कदम मेरे घर के दहलीज पार नहीं करेंगे। जानवी मेरे बेटे से प्यार करती है तो क्या हुआ, वह मेरी बहू नहीं बन सकती। कामिनी, तुम ये क्या कर रही हो? जानती हो जब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों उन दोनों को अलग रखना चाहती हो? सुनिए जी, मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के भले के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती उस जानवी के माथे पर जो कलंक लगा है वह मेरे बेटे के माथे पर भी लगे। आप बस अपनी जुबान बंद रखिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। कामिनी गुस्से से बाहर चली गई। अंदर मयंक बेड पे लेटा जानवी को ही याद कर रहा था। जानवी, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे प्यार के साथ मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। मुझे प्यार भरे सपने दिखाकर मेरे जीने की वजह छीन ली तुमने। मुझे ठुकराकर किसी और को अपना लिया। मम्मी सही कहती हैं, धोखेबाज हो तुम। प्यार मुझसे करके शादी किसी और से कर ली तूने। मयंक खुद से ही बातें करके अकेले में रो रहा था। आज मयंक अपने अंदर कुछ टूटा सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने आईना उसके दिल में तोड़ दिया हो। मयंक अपने बेड पे लेटा आंसू बहा रहा था। आंखों के सामने जानवी का रोता हुआ चेहरा बार बार अपनी बेगुनाही बयां करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था वह उसे भी नहीं भूल पा रहा था। अतीत के कुछ पन्ने। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा मयंक, तुम यहाँ इतनी सुबह, कोई जरूरी काम था? माधव जी ने पूछा। माधव जी इनकम टैक्स रिटायर ऑफिसर हैं। अंकल जी, वो जानवी से। मयंक इसके आगे की बातें कहने से हिचकिचा रहा था। आज मयंक जानवी और उसके पापा से उन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने आया था। आज वह अपने दिल की बात जानवी को बताना चाहता था। मयंक कंप्यूटर इंजीनियर है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, परफेक्ट बॉडी का मालिक। अरे मयंक बेटा, खड़े क्यों हो? आओ अंदर। माधव जी ने दरवाजा खोलकर मयंक को अंदर बुला लिया। मयंक अंदर दाखिल होते हुए घर में अपनी नजरें दौड़ा रहा था। उसकी नजरें जानवी को तलाश कर रही थी। उसके एक हाथ में शॉपिंग बैग था जिसे वह माधव जी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर माधव जी उसे देख चुके थे। अरे बेटा, क्या बात है? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? माधव जी को पता था वह किसे ढूंढ रहा है, पर वह जानबूझकर उसका मजा ले रहे थे। अंकल, वह कहाँ है?
मयंक अब ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। उसकी नजरें तड़प रही थी जानवी का दीदार करने के लिए। वह कौन बेटा? हमारे घर में तो वो नाम का कोई नहीं रहता। माधव जी उसकी फीलिंग समझ रहे थे, फिर भी थोड़ा उसे परेशान कर रहे थे। अंकल वो जानवी। मयंक ने बहुत हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाती जुबान से कहा। अच्छा, जानवी के बारे में पूछ रहे हो? पर मेरी जानू बेटा तो अभी उठी ही नहीं है, वह तो सो रही है। माधव जी ने बता दिया। अब और ज्यादा मयंक को परेशान नहीं करना चाहते थे। क्या जानवी अभी तक सो रही है, उठी नहीं? मयंक बहुत ज्यादा चौंक गया जानकर कि जानवी अभी तक जागी नहीं। अंकल, पर सुबह के 8 बजने वाले हैं, जानवी अब तक नहीं उठी। मयंक को जानवी के ना जागने पर भरोसा नहीं था। मयंक बेटा, जानवी को बचपन से देर तक सोने की आदत है, मैं अभी उसे जगा कर आता हूँ। वह वहां से उठकर जानवी के कमरे की तरफ जाने लगे। मयंक अब भी हैरान था, उससे रहा नहीं गया। वो धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। माधव जी जानवी के कमरे में पहुंचे। मयंक दरवाजे के पास ही छुप गया। जानवी का कमरा बहुत खूबसूरत था। दीवार में हर तरफ उसी की तस्वीरें लगी थी। जानवी भी अपने पापा की तरह एक इनकम टैक्स ऑफिसर थी। जानवी अब तक अपने बेड में ब्लैंकेट से पूरी ढकी हुई आराम से गहरी नींद में सो रही थी। गुड मॉर्निंग जानू बेटा, उठो, तुमसे कोई मिलने आया है। माधव जी ने उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। पापा बेड मॉर्निंग, सोने दीजिए ना, क्या वक्त हुआ है? जानवी ने बड़े आलसी लहजे में अपने पापा से पूछा। बेटा अभी 8 बज रहे हैं, पर तुम जल्दी उठो, कोई खास तुमसे मिलने आया है। माधव जी ने फिर से उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। पापा डोंट डिस्टर्ब मी, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं ना, मुझे तो 10 बजे ऑफिस जाना है, सोने दीजिए ना प्लीज। जानवी ने बहुत आलसी भरे लहजे में कहा। उसके पापा मुस्कुरा दिए। बाहर दरवाजे पर खड़ा मयंक, जिसका होश उड़ चुका था। ओ गॉड, जानवी को 10 बजे उठने की आदत है। ओ माई गॉड, मेरी मम्मी उसे छोड़ेगी नहीं। उन्हें लड़कियों का देर तक सोना पसंद नहीं। अगर जानवी हमारे घर आई तो मम्मी उसका जीना हराम कर देंगी। मयंक अपनी सोच में खोया हुआ था। जानवी बेटा प्लीज उठ जाओ, अगर मयंक को पता चला कि तुम इतनी देर तक सोती हो, क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? माधव जी ने बहुत धीरे से जानवी के कान के पास कहा। मयंक का नाम सुनते ही जानवी तुरंत उठकर बैठ गई। पापा सच में मयंक आए हैं? जानवी ने बहुत खुश होकर कहा। माधव जी ने हामी सर हिला दिया। पापा आप भी ना, पहले क्यों नहीं बताया कि मयंक आए हैं? आपने उन्हें बताया तो नहीं ना कि मैं सो रही हूँ? जानवी ने आंखें मटकाते हुए पूछा। सॉरी मैडम, पर मुझे पता चल चुका है कि आप कितना कम सोती हैं। मयंक उसके बेड के सामने आया। जानवी उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। वह मुंह फुलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देखे जा रही थी। जानवी का चेहरा देखने लायक था। मयंक को सामने देखकर उसके तो तोते उड़ चुके थे। गुड गुड मॉर्निंग मयंक, जानवी ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। मयंक उसका चेहरा हैरान देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा मयंक बेटा, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अभी आता हूँ। माधव जी वहां से चले गए। वह उन दोनों को कुछ वक्त देना चाहते थे। गुड मॉर्निंग जानू मैडम, आपकी गुड मॉर्निंग अभी कैसे हो सकती है? आपकी गुड मॉर्निंग तो 10 बजे होती है ना। मयंक आंखों से शरारत करते हुए जानवी के पास आया। जानवी उससे नजरें मिलाने में कतरा रही थी। मयंक, बह बह मुझे देर तक सोने की आदत तो नहीं, पर कभी कभी सो जाती हूँ, जानवी ने अपनी सफाई में कहा। जानवी, अब सोने वाले को भला कौन रोक सकता है? बस आज जो देखा उसके बाद बहुत कुछ रुक गया है। मैं तो बहुत जरूरी बात करने आया था तुमसे, पर जाने दो। मयंक जानवी के सामने उदास होने का नाटक करने लगा। क्या हुआ मयंक, तुम उदासी से क्यों कह रहे हो? क्या बात करने आए थे तुम? जानवी ने मासूम चेहरा बनाकर मयंक से पूछा। जानवी ज्यादा कुछ नहीं, बस माँ ने कहा था हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत सी लड़की रहती है, उसे जाकर आज अपने दिल की बात बता दो और मेरे घर की बहू बना लाओ। पर यहाँ आकर पता चला कि सुबह 4 बजे जागने वाली सास की बहू 10 बजे तक नहीं जागा करती। मयंक ने जानवी की आंखों में देखते हुए कहा। जानवी का पूरा चेहरा उतर गया उसकी बातें सुनकर। मयंक तुम सच कह रहे हो? तुम हमसे शादी की बात करने आए थे? अचानक जानवी के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए और अगले ही पल सारे रंग उड़ भी गए। जानवी उदास होकर बेड से उतरकर मयंक के सामने आई। मयंक, सच में तुम मेरे देर से सोने की वजह से मुझसे शादी नहीं करोगे? जानवी की आंखों से आंसू छलक आए। वह बहुत उदास हो गई। मयंक के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। जानवी की हालत देखकर अंदर ही अंदर उसे हंसी आ रही थी, पर उसके सामने सीरियस होकर खड़ा था। मयंक प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना,
तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का पहला और सबसे खूबसूरत सपना है। प्लीज इसे मत तोड़ना। मैं देर तक नहीं सोऊंगी, हमेशा जल्दी जागूंगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जानवी मैंग के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मैंग से अब जानवी की हालत देखी नहीं गई। मैंग ने उसे कमर से पकड़कर खींच लिया अपनी तरफ। जानवी बहुत हैरान होकर उसे देखने लगी। वह उसके बहुत करीब थी। जानवी, किस कमबख्त ने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ? तुम बस हाँ कह दो, मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूंगा। और रही बात सोने की, तो शादी के बाद तुम मेरी मर्जी से सोओगी, मेरी मर्जी से जागोगी। वैसे मुझे देर तक जागने की आदत है और जल्दी उठने की, तो तुम अपना सोच लो। मैंक ने जानवी के चेहरे के बहुत करीब आकर कहा। जानवी उसके कहने का सारा मतलब समझ चुकी थी। उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। जानवी, अपने आंसू पोंछ लो। अगर अंकल ने देखा तो कहेंगे कि मैंने शादी से पहले ही तुम्हें रुलाना शुरू कर दिया। मैंक ने जानवी के आंसू साफ किए और उसे बेड पे बिठा दिया। जानवी, अपनी आंखें बंद करो। मैंक की बातें सुनकर जानवी चौंक गई। उसने अपनी आंखें दोगुनी बड़ी कर ली। जानवी, मैंने आंखें बंद करने को कहा था, बड़ा करने को नहीं। मैंक जानवी की आंखें बंद करने का इशारा कर रहा था, पर वह उसे हैरानी से देखे जा रही थी। मैंक, आंखें बंद करवाकर क्या करोगे तुम? जानवी ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए पूछा। जानवी, जो करना है वह तो मैं करके रहूंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। जानवी ने अपने बेचैन दिल पर लगाम लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जानवी, अब आंखें खोलो। मैंग के कहने पर जानवी ने आंखें खोली तो मैंग के हाथ में सामान देखकर हैरान हो गई। जानवी, ये तुम्हारे लिए। इस साड़ी और गहने को तुम शाम को पहन कर तैयार रहना। मैं हमारी शादी पक्की करने शाम को अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहा हूँ तुम्हारे घर। और इस शादी के जोड़े को उस दिन पहनना जिस दिन मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। मैंक ने वह सारी चीजें जानवी के हाथों पर रख दिया। जानवी बहुत हैरानी से उसे देख रही थी। मैंक, आई लव यू सो मच। जानवी खुश होकर मैंक से लिपट गई। मैंक, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुम रुको, मैं अभी तुरंत तैयार होकर आती हूँ। जानवी ने खुश होकर मैंक के गाल पर किस किया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। मैंक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। जानवी, अभी नहीं, मैं शाम को आऊंगा, तब तुम तैयार रहना। हमारे रिश्ते की बात पक्की करके हम कहीं घूमने जाएंगे। मैंक ने जानवी को अपने और करीब लाते हुए कहा। जानवी की नजरें शर्म से झुक गईं। अरे वाह, क्या बात है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर को भी शर्म आती है। मैंक ने उसके गाल लाल होते हुए देखकर कहा। जानवी, अब आज से मैं भी तुम्हें जानू कहा करूंगा, जैसे तुम्हारे पापा कहते हैं। और तुम इस नाइट सूट और बेबी कट लुक में बिल्कुल क्यूट बेबी दिख रही हो। दिल कर रहा है तुम्हें दिल में छुपा लूं। मैंक ने जानवी के और करीब जाते हुए कहा। जानवी की नजरें शर्म से उठी नहीं रही थीं। मैंक जानवी के होठों पर अपने होठों को छूकर मुस्कुराते हुए चला गया। जानवी हैरान खड़ी उसे देखती रह गई। आज पहली बार मैंक ने ऐसा कुछ किया था। मैंक, आज की शाम मेरे लिए सबसे खूबसूरत होगी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। जानवी बहुत खुश होकर मैंक का दिया हुआ साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज शाम उसके लिए क्या रंग लाएगी, उसके सपनों को किस तरह एक नई दिशा देगी। जानवी तैयार होकर वॉशरूम से निकली और मैंक का दिया हुआ गहना पहनने लगी। जानवी ने येलो रंग का बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें गोल्ड कारीगरी की गई थी, साथ में मैचिंग का ब्लाउज। उसके कमर तक आने वाले लंबे खुले बाल, चेहरे के पास बेबी कट हेयर उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। जानू बेटा, माधव जी वहां दाखिल होते हुए उनकी नजर जानवी पर पड़ी तो उसे देखते ही रह गए। माधव जी ने आज पहली बार अपनी बेटी को इस रूप में देखा था। जानवी के जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी। तब से लेकर अब तक माधव जी ने ही एक माँ और पिता बनकर उसकी परवरिश करते रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी तरह एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया था, उसे खुलकर जीने की तहजीब सिखाई थी। आज उनका सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। वह अपनी बेटी को एक भरा पूरा परिवार देना चाहते थे, एक ऐसा जीवन साथी जो उसे कभी अकेलापन महसूस न होने दे, क्योंकि जानवी की माँ के जाने के बाद उनका परिवार अधूरा हो गया था। उनके परिवार में सिर्फ जानवी और माधव जी हैं। वह दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं। आज उनकी जिंदगी नया रूप लेने वाली थी। उनके जीवन में और भी लोग जुड़ने वाले थे। पापा, ये देखिए मैंक ने मेरे लिए क्या दिया है। जानवी बहुत खुश होकर अपना साड़ी उठाए अपने पापा के सामने आ गई। माधव जी अपनी बेटी को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। आज उनकी बेटी में उन्हें अपनी पत्नी उसे नजर आ रही थी, जो हमेशा इसी तरह
सजी सवरी उनके दिल पर राज किया करती थी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। पापा क्या हुआ? आपको मैं अच्छी नहीं दिख रही? आप रो क्यों रहे हो? जानवी उन्हें रोता देखकर बहुत परेशान हो गई। जानवी उनके पास आकर उनके आंसू पोंछने लगी। जानू, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उन्होंने जानवी के आंसू पोंछते हुए कहा। उन्हें रोता देख जानवी भी रो पड़ी थी। मेरी प्यारी जानू, रो क्यों रही है? ऐसे नहीं रोते, आज खुशी का दिन है। उन्होंने जानवी के आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से लगा लिया। सच में पापा, आज बहुत खुशी का दिन है। मयंक शाम को अंकल आंटी को लेकर हमारी शादी पक्की करने आ रहा है। जानवी ने अपने पापा से नजरें चुराकर बात कही थी। अरे वाह, मेरी जानू को शर्म भी आती है। जानू, आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे रूप में आकर मेरे सामने खड़ी है। इस तरह शर्माया करती थी। बस अब मयंक जल्दी से बारात लेकर आए और मेरी प्यारी सी जानू को अपनी जानू बनाकर ले जाए। माधव जी ने कहा तो जानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी नजरें झुक गईं। आज जानवी बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसका भी सबसे बड़ा सपना सच होने वाला था। जानवी एक जाने माने इनकम टैक्स कार्यालय में काम करती थी। वह वहाँ की सीनियर थी। मयंक भी उसी ऑफिस में कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था। उसका हाथ लगते ही सालों बंद पड़ा कंप्यूटर भी चल पड़ता था। पर जब पहली बार उसने जानवी के हाथ से बिगड़ा हुआ कंप्यूटर देखा तो उसका भी सिर चकरा गया। अरे यार, मिस जानवी कंप्यूटर चलाती हैं या उनके साथ क्रिकेट खेलती हैं? हर हफ्ते इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है। मयंक बहुत परेशान होकर जानवी के केबिन का कंप्यूटर बना रहा था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ओह गॉड, मैं क्या करूं? मिस जानवी ने न जाने इस कंप्यूटर के साथ क्या किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या खराबी है इसमें। आज इस कंप्यूटर को ठीक करता हूँ, कल उनका दिमाग ठीक करूंगा। मयंक बहुत गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था उसके केबिन में कोई और भी है जो उतनी ही गुस्सा होकर उसकी बातें सुन रही है। हेलो मिस्टर, आप मेरा दिमाग ठीक करेंगे? मयंक के पीछे से एक रौबदार आवाज सुनाई दी। मयंक ने सामने मुड़कर देखा तो जानवी बहुत गुस्से से उसके सामने खड़ी थी। एक ही ऑफिस में काम करने के बावजूद आज दोनों पहली बार मिल रहे थे। जानवी मयंक से 4 कदम दूर दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे गुस्से में घूर रही थी। मयंक जानवी के बोलने के अंदाज से समझ चुका था कि वही जानवी है। दोनों पहली बार एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे। तभी अचानक किसी ने जानवी के पीछे वाले दरवाजे को बाहर से अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा जानवी से टकरा गया। जानवी खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुए मयंक के ऊपर ही आ गई। मयंक नीचे फर्श पर और जानवी उसके ऊपर गिरी हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से देख रहे थे, ऐसे जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। यहाँ से इनके झगड़े वाली खट्टी मीठी दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे जानवी को जब पता चला कि मयंक का परिवार बहुत छोटा सा है पर वह लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। उसके माता पिता बहन उससे बहुत प्यार करते हैं। इतना जानने के बाद जानवी मयंक से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जानवी किसी न किसी बहाने मयंक के घर जाया करती थी। मयंक की माँ और उसके पिता धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे थे। जानवी ने अपने मिलनसार व्यक्तित्व से सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। मयंक और उसकी माँ के बीच प्यार देखकर जानवी को उनमें अपनी माँ नजर आती थी। ऐसा नहीं था कि जानवी मयंक से प्यार नहीं करती थी, वह तो मयंक को अपनी पूरी दुनिया मान चुकी थी और आज उसका ख्वाब हकीकत में बदलने वाला था। पर हमेशा खुशी के मौके पर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जानवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अगले ही पल उसकी जिंदगी कौन सा करवट लेगी। जानवी अपने पापा के सामने अपनी खुशियां बयां नहीं कर पा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। पापा, लगता है मयंक आ गए। आ गए? इतनी जल्दी कैसे? उन्होंने तो कहा था शाम को आएंगे। शायद मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। जानवी अपनी दुनिया में खोई खुशी से पागल हुई जा रही थी। जानू बेटा, तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। माधव जी जाने लगे। नहीं पापा, मैं देखती हूँ ना। जानवी उन्हें रोककर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मयंक का दिया हुआ पायल उसके पैरों में छनक कर उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। जानवी ने खुश होकर दरवाजा खोला तो सामने देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी सारी खुशी ठंडी हो गई। मयंक जानवी से मिलने के लिए बेकरार था।
वह अपनी फैमिली के साथ उसके घर की तरफ आ रहा था। वह लोग कार में थे। मयंक के पापा दिवाकर एक सरकारी ऑफिस में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। मयंक की माँ कामिनी देवी एक हाउसवाइफ हैं, घर संभाला करती थी। मयंक की छोटी बहन शालिनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। वह लोग बहुत खुश होकर जानवी के घर की तरफ जा रहे थे। भैया प्लीज कार थोड़ा धीरे चलाइए ना, आप बहुत तेज दौड़ा रहे हैं। शालिनी को मयंक के कार तेज चलाने से परेशानी हो रही थी। हाँ मयंक, इतना जोर से मत चलाओ बेटा कार, मुहूर्त में अभी वक्त है। कामिनी ने मयंक के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है, जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती। आज जिस तरह से तुम शादी के लिए जल्दी कर रहे हो ना, हम भी किसी दिन में कर चुके हैं। बहुत बर्बादी है बेटा। दिवाकर जी ने मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये बात कामिनी जी को अच्छी नहीं लगी। खूंखार नजरों से दिवाकर जी को घूर रही थी। मॉम डैड डोंट वरी, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। बस मुझे जल्द से जल्द जानवी के घर पहुंचना है। जानवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मयंक बहुत बेकरार था जानवी से मिलने के लिए। अरे हाँ बेटा, हम उसी के घर जा रहे हैं, वहां पहुंचकर अच्छे से मिल लेना अपनी जानवी से। पर जरा हम लोगों के बारे में भी तो सोच, कहीं ऐसा ना हो कि जानवी के घर पहुंचने से पहले हम स्वर्ग पहुंच जाएं। कामिनी जी के इतना कहते ही वह लोग जोर जोर से हंस पड़े। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, लो आ गया जानवी का घर। मयंक और उसका पूरा परिवार जानवी के बंगले के बाहर ही खड़े थे। माधव जी ने अपनी बेटी जानवी के लिए अपनी मेहनत से एक प्यारा सा बंगला बनवाया था, जो बहुत खूबसूरत था। मयंक बंगले के बाहर रुक नहीं पाया, तुरंत भागता हुआ अंदर आ गया। बेचारा मेरा बेटा कितना बेकरार है शादी करने के लिए, इसे क्या पता शादी के बाद क्या तबाही होती है। दिवाकर जी मन में सोच रहे थे। अजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए अंदर। कामिनी जी उन्हें झकझोरते हुए अंदर लेकर गईं। मयंक बंगले में दाखिल हुआ। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो गया। उसे बंगले के अंदर कहीं भी जान भी नजर नहीं आई। पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कोई भूकंप आया हो। इन सब नजारों को देखकर मयंक का दिल बेचैन होने लगा। उसे जानवी की चिंता हो रही थी। मन में कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की आशंका उठ रही थी। वह भागकर सारे कमरे चेक करने लगा। हर जगह उसे मिला तो सिर्फ तबाही। बंगले का कोना कोना बिखरा पड़ा था। घर की सारी खूबसूरत चीजें टूटी हुई पड़ी थी, जैसे कोई इस खूबसूरत से जन्नत पर हैवानियत दिखाकर गया हो। पूरे बंगले की हालत देखकर मयंक की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। दिवाकर, कामिनी, शालिनी, इन सब की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस घर में हुआ क्या? कुछ दिन पहले जब इस घर में आए थे तो यहाँ की रौनक देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह यहाँ की खूबसूरती देखकर खुशी से पागल हो चुके थे। इसे जन्नत समझ रहे थे, आज वही शमशान की तरह उजड़ा पड़ा है। मयंक बेचैन होकर हॉल में पहुंचा। उसकी नजरें हर तरफ जानवी को तलाश कर रही थी। जानवी तुम कहाँ हो? मैं आया हूँ, तुम्हारा मयंक, सामने आओ मेरे। मयंक रोता हुआ जानवी को पुकार रहा था, पर उसे जवाब में कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजरें हॉल के फर्श पर पड़ी तो उसका दिल डर से दहल गया। फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ चूड़ियों में खून लगा हुआ था। ये वही चूड़ियां जिन्हें मयंक ने जानवी को पहनने के लिए दिया था। चूड़ियां तो जानवी की हैं, जो मैंने उसे दिए थे। खून लगा है, इसका मतलब जरूर जानवी के साथ यहाँ कुछ गलत हुआ है। मयंक किसी अनहोनी के डर से पागल सा हो गया। उसे जानवी की बहुत फिक्र होने लगी। मयंक का पूरा परिवार भी सदमे में था। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मयंक खुद को संभालते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए खड़ा हुआ। मैं यहाँ रो नहीं सकता, जानवी को मेरी जरूरत है। मैं अपनी जानवी को कुछ नहीं होने दूंगा। मयंक वहां से उठकर बाहर जाने लगा। अरे मयंक रुक तो, तू कहाँ जा रहा है? कामिनी जी ने उसे आवाज लगाई। मैं अपनी जानवी को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उनकी तलाश करने। मयंक इतना कहकर वहां से निकल गया। अरे रुक तो, हम भी आ रहे हैं तेरे साथ। मयंक के माता पिता भी उसके पीछे भागे। थोड़ी देर में वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, जानवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। मयंक इंस्पेक्टर के सामने बैठा, जानवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। मयंक ने जैसे ही बताया कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर जानवी की तलाश कर रहा है, तो वहां खड़े सारे ऑफिसर्स के चेहरे के रंग उड़ गए। वह सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सॉरी मिस्टर मयंक, इस वक्त हम उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए। हो सकता है वह किसी के घर गई हो या फिर अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। इंस्पेक्टर के इस तरह कहने से मयंक का खून खौल उठा। उसका जी कर रहा था कि इंस्पेक्टर को खींचकर एक तमाचा मारे, पर उसने खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर लिया।
वहां के सारे ऑफिसर्स कोई ना कोई बहाना करके वहां से खिसक गए। मयंक बहुत बेचैन होकर 24 घंटे पूरे होने का इंतजार कर रहा था, साथ में जानवी की तलाश भी। 24 घंटे पूरे होने के बाद वह पुलिस स्टेशन फिर से गया। इस बार उसने फिर से रिपोर्ट लिखवाना चाहा, तो पुलिस वालों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जैसे वह इसे टालना चाहते थे। देखिए मिस्टर, हमने जानवी के मिसिंग होने का रिपोर्ट लिख लिया है। उन्हें ढूंढने में कुछ वक्त लगेगा। हो सके तो आप हमें डिस्टर्ब ना करें, इंस्पेक्टर ने शालीनता से कहा। तो मयंक का खून खौल उठा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी जानवी को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। आपके इतने सारे पुलिस फोर्स होते हुए आप लोग उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए। मयंक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए इंस्पेक्टर से निवेदन कर रहा था। ओके मयंक, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। मयंक किसी तरह खुद को समझाकर घर वापस लौट गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर मुमकिन कोशिश करता रहा जानवी का पता लगाने के लिए, पर उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती रही। जानवी की तलाश में मयंक खुद को भूल चुका था। उसे हर वक्त जानवी की फिक्र सता रही थी। आज जानवी को गुम हुए 1 महीना हो चुका था। मयंक फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा। अरे मयंक सर, आप फिर आ गए। हमने कहा था ना, हम उनकी तलाश कर रहे हैं, वक्त लगेगा। इंस्पेक्टर ने बहुत गैर जिम्मेदार होकर जवाब दिया। सर, आप कैसे तलाश कर रहे हैं? पूरे 1 महीना हो चुका है जानवी को गुम हुए, और आप अब तक उसकी कोई खबर नहीं ले पाए। एक चोरी हुई बाइक 1 हफ्ते में आपको मिल जाती है, और यहाँ तो जीता जागता इंसान गायब हो चुका है, वह भी पूरे 1 महीने से। क्या कर रहे हैं आप लोग? मयंक ने बहुत गुस्से से सामने वाले टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। देखिए मिस्टर, अपनी हद में रहिए। ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं, जहाँ आप अपना गुस्सा दिखाएं। इंस्पेक्टर गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। आपने पूरे 1 महीने से हमारी नाक में दम कर रखा है। हमने कहा ना, उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जानबूझकर गायब हो गई हों। शायद आप उन्हें पसंद नहीं थे, इसीलिए जिस दिन आप शादी की बात करने उनके घर आए, वह उसी दिन अपने किसी दोस्त के साथ आपको चूना लगाकर भाग गईं। इंस्पेक्टर की इस बात पर मयंक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका गोरा सा चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। मयंक ने इंस्पेक्टर और उसके बीच में रखा एक टेबल उठाकर फेंक दिया और इंस्पेक्टर को एक जोरदार तमाचा मारा। इंस्पेक्टर मयंक का थप्पड़ बर्दाश्त न कर सका। सामने फाइल वाली अलमारी में उसे तोड़ते हुए घुस गया। वहां खड़े सारे कांस्टेबल मयंक के पास भागकर आए। उन्होंने मयंक को पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक सीनियर इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया? इंस्पेक्टर गुस्से में आग बबूला होकर मयंक के पास पहुंचा। मयंक की आंखों में उसके लिए बेइंतहा नफरत थी। 8 कांस्टेबल ने मयंक को पकड़ रखा था, वह फिर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। अगर अगली बार तुमने अपनी जुबान जानवी के खिलाफ खोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानवी मेरी जिंदगी है और उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। मयंक बहुत गुस्से में शेर की तरह दहाड़ते हुए उस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा था। कांस्टेबल, खड़े क्यों हो? मारो इसे, बहुत जोश है साले में। इंस्पेक्टर का ऑर्डर पाकर सारे कांस्टेबल मयंक के ऊपर टूट पड़े। मयंक भी कहाँ हार मानने वाला था। गर्म खून वह भी कांस्टेबल के हर बार का जवाब देने लगा। आज उसका इश्क जुनून बनकर उसे ताकत दे रहा था। मयंक कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। वह उनकी हर बार का जवाब दे रहा था। मयंक का इश्क भरा जुनून के सामने उनकी सख्त लाठी भी काम नहीं आ रही थी। वह अपनी बेरहमी की लाठी मयंक पर बरसा रहे थे, जिनका कोई भी असर मयंक के ऊपर नहीं हो रहा था। आखिर में हार मानकर उन्होंने मयंक को सलाखों के पीछे भेज दिया। एक इंस्पेक्टर के ऊपर हाथ उठाने और उसे जान से मारने की धमकी देने की वजह से मयंक को 1 महीना पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। दिवाकर ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने बेटे की जमानत करवाई, उसे घर लेकर गए। मयंक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हर सांसें सिर्फ जानवी का ही नाम ले रही थी, और उसे अब तक जानवी का कोई खबर नहीं मिला था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पर मयंक ने जानवी की तलाश नहीं छोड़ी। वह सुबह शाम पलके बिछाए जानवी का इंतजार करता रहा। इसी बीच कामिनी जी को कुछ ऐसा पता चला जिसने उनके दिल में जानवी के लिए बहुत नफरत भर दी। उसकी वजह से जो मयंक की हालत हुई थी वह देखकर वह तो पहले से ही जानवी से नाराज थी, और अब वक्त ऐसा गुजरा
जैसे उसने पर लगा लिए हो। 5 साल मयंक पल पल तड़प कर जानवी का इंतजार करता रहा, और आज 5 साल के बाद जानवी उसके सामने इस रूप में आई जिसे देखकर मयंक का दिल टूट गया। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, पर मयंक बिल्कुल नहीं बदला। आज मयंक बेड पर लेटा हुआ बीते 5 सालों में अब तक उसने जितने भी दर्द सहे उन सबको याद कर रहा था, जिसके लिए उसने दुनिया भुला दी। वही आज शादीशुदा बनकर उसके सामने आई तो मयंक की आत्मा मर सी गई। मयंक, तुम जानते हो इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ? तुमसे और अपने पापा से। तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो, और अब तो तुम्हारी फैमिली भी उसमें शामिल होने वाली है। मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। जानवी की कही गई बातें मयंक के कानों में गूंज रही थी। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, पर तुमने मेरा भरोसा ही नहीं, अपनी सारी कस्में वादे भी तोड़ दिए। आज से मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मयंक ने गुस्से से आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। जानवी अपने कमरे में लेटी मयंक को ही याद कर रही थी। मैं जानती हूँ मुझे इस तरह देखकर तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते इन 5 सालों में वक्त ने मुझे क्या क्या दिन दिखाए हैं। हाँ, मैं बेवफा हूँ भी और नहीं भी। आज जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, पर तुम्हें कैसे बताऊं इस जालिम दुनिया ने मेरी ख्वाहिशों का गला किस तरह से घोटा है, मुझ पर कितने कलंक लगाए हैं। मैं गंगा भी बन जाऊं तो भी अपने माथे पर लगा कलंक मिटा नहीं सकती, और अगर तुमने साथ दिया तो सब मुमकिन हो जाएगा। जानवी मयंक की तस्वीर को सीने से लगाए अपने बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अतीत में बिताए गए मयंक के साथ हसीन लम्हे उसके आंखों के सामने आ रहे थे। वह उन्हीं में खोकर गहरी नींद में सो गई। जानू बेटा उठो, सुबह हो गई। माधव जी सुबह जानवी को जगाने आए। उनकी आवाज सुनकर जानवी जागी। अरे, इतनी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। जानवी नींद से जागते ही बेचैन हो गई। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? माधव जी ने जानवी को देखते हुए कहा। जानवी की हालत बहुत खराब थी। उसकी साड़ी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। दुनिया से अपना गम छुपाने के लिए लगाया गया मेकअप अब उसे बदसूरत बना चुका था। क्या करूं पापा, अब यही मेरा रूप है और यही मेरी सच्चाई। मैं अपने ऊपर अब चाहे कोई भी रंग चढ़ा लूं, मेरे सर पर लगा दाग नहीं मिटेगा। जानवी ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ऐसे दुखी नहीं हुआ करते। मैं जानता हूँ मेरी जानू बेगुनाह है, वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। माधव जी ने जानवी के सर पर हाथ रखकर कहा। क्या मयंक को भी अभी मुझ पर भरोसा होगा? जानवी ने बहुत ही जिज्ञासा से उनकी नजरों में देखकर कहा। माधव जी ने अपनी नजरें झुका लीं। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। पापा, मुझे जल्दी करना होगा। मुझे मयंक को भी सच्चाई बतानी है। वह आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। वह मुझे माफ जरूर करेगा। जानवी की आंखों में कई उम्मीदों ने डेरा डाल लिया था। तुम वहां नहीं जाओगी, तुम जानती हो वह तुम्हें कुछ भी बताने नहीं देंगी। माधव जी निराश होकर बेड पर बैठ गए। कैसे नहीं बताने देंगी? आखिर वह उनकी माँ है। वह अपने बेटे को दुखी कैसे देख सकती हैं? जानवी ने उनका हाथ पकड़कर कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल आज भी उतना ही मासूम है, पर तुम नहीं जानती इस दुनिया में रहने वाले कुछ लोग ऐसे नहीं हैं। हर किसी का दिल तुम्हारी तरह नहीं है। कामिनी अब तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। वह तुम्हें अपनी सच्चाई मयंक को बिल्कुल बताने नहीं देगी। अगर बताना होता तो बहुत पहले वह तुम्हारा साथ देती, तुम्हें अपने घर से धक्का मारकर ना निकालती। इतना कहते हुए माधव जी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कैसे भूल सकती हो कि अब तक कामिनी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें मयंक की जिंदगी से निकालने के लिए उन्होंने तुमसे कितने झूठ बोले। माधव जी की आंखों में कामिनी के लिए गुस्सा और नफरत भरा था। भूल जाइए उन सब बातों को। वह मयंक की माँ है। उन्होंने जो भी किया अपने बेटे के भले के लिए किया। तुम्हारे साथ हुआ उसका क्या? उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, क्यों तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? माधव जी एक बार फिर भड़क गए। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मैं जा रही हूँ मयंक से मिलने। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे समझाने की। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी, चाहे वह मुझे अपनाए चाहे ना अपनाए। जानवी ने अपने पिता के गले लगकर कहा। जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर कामनी से संभल कर रहना। वह तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी। माधव जी ने जानवी के सर पर हाथ रखकर कहा। आपका आशीर्वाद रहा तो हर नामुमकिन मेरे लिए मुमकिन बन जाएगा। बस आप मेरे साथ रहिए। जानवी मुस्कुराकर उनसे लिपट गई। मेरी जानू के आगे किसी की भी नहीं चली है।
जो मेरी चलेगी, माधव जी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे आशीर्वाद दिया। जानवी उनके पैर छूकर मैंग से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जानवी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। वहां अब तक मैंग की फैमिली में से कोई नहीं पहुंचा था। मैंग अपने बेड पर लेटे आराम से सो रहा था। जानवी उसके पास गई। मैं तुम्हें जितना देखूं दिल नहीं भरता, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो ठोकर सहकर आज भी जिंदा हूँ। कुछ लोगों ने तो बहुत कोशिश की मुझे तुमसे दूर करने की, पर जिंदा हूं तो तुम्हारे लिए। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जानवी मयंक को बहुत करीब से देखने लगी। उसने मयंक के सर पर हाथ रखा तो मयंक एक झटके में जाग गया। उसने आंखें खोली। मयंक जानवी को अपने सामने देखकर उठकर बैठने लगा। जानवी उठने में उसकी मदद कर रही थी। मत छूना मुझे, अब तुम ये हक खो चुकी हो। मयंक ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, प्लीज तुम तो इस तरह मुझे नफरत मत दिखाओ। दुनिया भर की नफरत तो सह रही हूँ, अगर तुम भी नफरत करोगे तो मौत के अलावा मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उसकी बेरुखी देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए। मयंक को दुख हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर जैसे वो आंसू उसी के दिल पर गिर रहे हों। चली जाओ यहाँ से, अब ये आंसू भी मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। मयंक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? क्या मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है? जानवी ने मयंक का चेहरा अपने हाथों के बीच थामकर कहा, तुम्हारी बातों और आंखों पर कैसे भरोसा करूं? भरोसा करके ही तो 5 साल इंतजार करता रहा और अब ये भरोसा तुम तोड़ चुकी हो। मयंक ने उसके हाथ खुद से दूर कर दिए। तुम नहीं जानते कि जिंदगी और लोग हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। हाँ, 5 साल तुम मेरा इंतजार कर रहे थे और साथ में मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी बेकरार थी तुमसे मिलने के लिए, हर वक्त तुम्हें देखने के लिए तड़प रही थी। पर कोई है जो हमें मिलने देना नहीं चाहता, हमें दूर रखता है। जानवी ने एक बार फिर मयंक की आंखों में देखकर कहा, कौन है वह जो हमें दूर रख रहा है? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही थी तो तुम मुझसे दूर क्यों थी? मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझे क्यों इतने सालों तक तड़पा कर रखा? मयंक ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, सुनो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारे करीबी रहने वाला है। तुम नहीं जानते इन 5 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और वह सब करने वाला है। जान भी इसके आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही एक दस्तक ने उसे खामोश कर दिया। क्यूरी, तू फिर से आ गई मेरे बेटे को मुझसे छीनने। कामिनी बहुत गुस्से में उसके पास आई। जानवी उन्हें अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वह आगे बहुत कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसके गले तक ही अटक कर रह गए थे। क्यूरी, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तू मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे तक पहुंच गई। तू सच्चाई बताएगी उसे और मैं बताने दूंगी क्या? कामिनी ने जानवी का हाथ पकड़कर बहुत जोर से अपनी तरफ खींचा और गुस्से में उसके कान में कहा। उन्होंने जानवी का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सिवाय सहने के वह और कुछ कर नहीं पाई। छोड़ दीजिए मुझे, ये सब कब तक आप हमारे साथ करेंगी? हम दोनों को अलग रखकर क्या मिल जाएगा आपको? जानवी ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, तू 7 जन्म भी ले लेना फिर भी मेरे बेटे की कभी नहीं हो सकती। ना मैं कभी अपने बेटे को तेरे साथ रहने दूंगी। मैं 7 जन्मों का तो नहीं जानती, लेकिन मयंक इस जन्म के लिए सिर्फ मेरा है। मैं हर हाल में उसे पाकर रहूंगी। जानवी ने कामिनी जी की आंखों में देखकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब दे रही है? मैं भी देखती हूँ मेरा मयंक तेरा कैसे हो सकता है। कामिनी ने बहुत गुस्से में जानवी का हाथ मरोड़ा। वह दर्द से कराह रही थी लेकिन उन्हें उस पर दया नहीं आ रही थी। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, फिर मम्मी से क्या बातें कर रही हो? मयंक ने उनका ध्यान अपनी तरफ किया। मैं कह रही थी मयंक कि जानवी इससे आगे बोलने जा रही थी लेकिन कामिनी ने उसे बोलने नहीं दिया। उसका हाथ मरोड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इसकी बातें क्या सुनेगा? जानता नहीं ये एक नंबर की झूठी है। लेकिन मम्मी एक बार सुन लेते हैं ना, कल से ये क्या कहना चाहती है? मयंक ने जानवी की उदास नजरों में देखकर कहा। जानवी को उसकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। बोलो, तुम क्या कह रही थी? कौन है जो हमें एक होने देना नहीं चाहता और कौन इस दुनिया में तुम्हारा दुश्मन है? मयंक उसका जवाब सुनने के लिए बेकरार था। मैं तुम्हें यही तो कब से बताना चाहती हूँ मयंक, इसी शहर में मैं रहकर कब से तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जानवी कामिनी से अपना हाथ छुड़ाकर मयंक के पास आकर खड़ी हो गई। अब बोल भी दो, क्या बोलना चाहती हो? मयंक ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो कामिनी के चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ मयंक कि आज से 5 साल पहले मैं कहाँ थी, उस दिन मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाई और मेरी शादी किससे हुई? जानवी के मुंह से शादी
की बात सुनकर मयंक का चेहरा उदास सा हो गया। अरे क्यों उसे अपनी बातों में गोल गोल घुमा रही है? सच क्यों नहीं कहती कि मेरे बेटे को धोखा देकर तूने किसी और से शादी कर ली? अब उसने तेरा साथ छोड़ दिया तो आई है मेरे बेटे के पास। कामिनी उन दोनों के बीच आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी तो उसी से हुई है जिससे मैं प्यार करती थी। ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर तो उसी का है जिसने जानवी आगे कुछ कह पाती इससे पहले वहां किसी की दस्तक हुई जिससे मयंक का ध्यान उससे भटक गया। भाई आप कैसे हैं? मयंक की छोटी बहन शालिनी उससे मिलने आई थी। तू यहाँ क्यों आई? तेरी तो आज विदाई थी ना? मयंक उसे हॉस्पिटल में देखकर हैरान हुआ। मैं बिना अपने भाई से मिले कैसे विदा हो जाती? आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शालिनी नादान सा चेहरा बनाते हुए मयंक के पास आकर उससे लिपट गई। वह सब तो ठीक है, पर अब मेरी बहन ससुराल जाएगी। तू मेरी चिंता छोड़ और अपने उस परिवार की चिंता कर। मयंक ने उसके सर पर हाथ फेरा। पहले तो मैं अपने भैया की फिक्र करूंगी, बाद में किसी और की। शालिनी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम यहाँ अब यहाँ भी आ गई मेरे भैया को परेशान करने? शालिनी ने जानवी को देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। यहाँ कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि एक बार मेरी बातें शांति से सुन लें। जानवी बहुत खुश होकर उसके पास आई और उससे लिपट गई। तुम्हारी बातें सुन कौन रहा है यहाँ पर? दूर रहो मुझसे। शालिनी ने झटक कर जानवी को खुद से दूर कर दिया। प्लीज तुम तो ऐसा मत करो शालिनी, तुम तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी ना। प्लीज मेरी बात सुन लो। जानवी ने बहुत उम्मीद से उसका हाथ पकड़कर कहा, कौन सी फ्रेंड? कैसी फ्रेंड? तुमसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। जिस तरह तुम मेरे भाई का दिल तोड़ कर गई, अब दुश्मन हो मेरे लिए। और प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरे भाई का दिल तोड़ने वाले को मैं कभी माफ नहीं करती। शालिनी उससे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। प्लीज शालिनी तुम ऐसा मत करो, मेरी आखिरी उम्मीद तुमसे है। अब मैं थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते, तुम तो मेरा साथ दो। जानवी शालिनी के पास आई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम जैसी धोखेबाज के साथ भला कौन खड़ा रहेगा? जितना तकलीफ तुमने मेरे भाई को दिया, अगर तुम आखिरी सांसें भी गिन रही होगी तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। शालिनी ने उसे खुद से दूर किया। अरे तुम कब तक बातें करोगी? चलो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ। वहां पर किसी की दस्तक हुई। सबकी नजर उसी पर आ टिकी। तू, अच्छा तो तू है वह दुश्मन? अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मयंक ने दरवाजे पर खड़े शख्स से बहुत गुस्से में कहा और बेड से उतरकर उसके पास आया। अगर मुझे पता होता कि दोस्त बनकर तू मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद करेगा तो मैं पहले ही जान ले लेता। मयंक बहुत गुस्से में उसके पास आया। उसने अपने सामने खड़े इंसान को दरवाजे के साइड वाले दीवार की तरफ धकेला और उसका गला पकड़ लिया। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह बहुत गुस्से में उसका गला दबाने लगा। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मयंक बहुत गुस्से में उसका गला दबा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो मयंक? छोड़ो उसे। जानवी भागकर उसके पास आई और उस इंसान को मयंक के हाथ से छुड़ाने लगी। यही है ना वह कमीना जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया? मयंक ने जानवी को एक नजर देखा और फिर उस इंसान का गला दबाने लगा। अरे छोड़ दे मुझे, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैंने क्या किया? तू मुझे क्यों मारना चाहता है? उसने दम घुटने से तड़पते हुए कहा, तूने जो किया है ना, आखिर उसके लिए तो मैं तुझे 100 मौत दूं फिर भी कम होगा। मयंक बहुत गुस्से में उसका गला दबा रहा था। अखिल का दम घुटता ही जा रहा था। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अबे यार छोड़ दे मुझे, मर जाऊंगा मैं, कोई बचाओ मुझे। वह दम घुटने से छटपटाने लगा। प्लीज मयंक छोड़ दो उसे। वार्ड बॉय प्लीज मदद करो। मम्मी जी आप तो कुछ कहिए ना। जानवी उसे बचाने के लिए सबसे मदद मांग रही थी। उसकी आवाज सुनकर वार्ड बॉय वहां पर आए। छोड़ो उसे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अखिल को मयंक के हाथों से छुड़ाया। मयंक का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। इन सब की जड़ तुम हो, मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। मयंक बहुत गुस्से में जानवी के पास पहुंचा। उसने अब जानवी का गला पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो मयंक? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मयंक ने उसका गला बहुत कसकर पकड़ा था। अब जानवी की सांसें अटकने लगीं। उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था। प्लीज कोई बचाओ, मयंक छोड़ दो मुझे। जानवी अपने हाथों से मयंक से छूटने की कोशिश कर रही थी। तू पागल हो गया है क्या? मयंक जानवी की जिंदगी छोड़ दे उसे। अखिल भी जानवी को मयंक के हाथों से छुड़ाने की कोशिश में लग गया। वहां पर खड़े सभी लोग तमाशा देख रहे थे। प्लीज मयंक अपने प्यार के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी अगर तुम थोड़ी देर भी मुझे ऐसे ही रखोगे। जानवी ने रोते हुए कहा,
तुम जैसी को तो मर जाना ही चाहिए, और प्यार शब्द तुम्हारे मुंह से ठीक नहीं लगता। मयंक ने उसका गला छोड़कर उसे एक थप्पड़ मारा। जानवी संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ नफरत रह गई है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। मयंक ने गुस्से में उसके बाल पकड़कर कहा, तुम मुझसे दूर होकर किसी और से शादी करके बहुत खुश हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों अकेला रहूं? अब देखो तुम्हें मैं क्या सजा देता हूँ। मयंक बहुत गुस्से में उसे झटक कर अपनी माँ के पास आया। मैंने फैसला लिया है मम्मी, जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे 3 दिनों के अंदर में शादी करनी है। उसने बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहा, क्या सच में? ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया। मैं तेरे साथ हूँ। कामिनी बहुत खुश हुई। नहीं मयंक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। प्लीज एक बार मेरी पूरी सच्चाई तो सुन लो। जानवी रोते हुए उसके पास आई। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब तुम मुझसे दूर रहकर अपने पति के साथ खुश रह सकती हो, तो मैं किसी और के साथ शादी करके खुश क्यों नहीं रह सकता? मयंक अखिल को जानवी का पति समझ रहा था। उसने बहुत गुस्से में उससे कहा, तू ये गलत कर रहा है। मयंक एक बार जानवी की बातें सुन ले, अगर नहीं सुनेगा तो बाद में बहुत पछताएगा। अखिल ने आगे आकर कहा, तुझे उसकी फिक्र तो होगी ही ना। तुम दोनों ने शादी जो कर ली, बहुत अच्छा धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। मयंक ने उन दोनों को नफरत भरी नजरों से देखकर कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है मयंक। प्लीज तुम ये शादी मत करो। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। जानवी उसके पैर पकड़कर रोने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं शादी करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर दिल में क्या गुजरता है। मयंक ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। जानवी वहीं गिरी रह गई। प्लीज मयंक, ये सब मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पर जब सच्चाई पता चले तो तुम खुद से ही नजरें ना मिला पाओ। जानवी वहीं फूट फूट कर रोती रह गई। जानवी वहां रोती रही, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। देख मयंक, तू बहुत गलत कर रहा है। बदल दे अपना फैसला। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अखिल मयंक के सामने जाकर खड़ा हुआ। तू बोलना, तू क्या है, क्या बताना चाहता है तू? मयंक अब भी गुस्से में था। तू गलत समझ रहा है। जानवी आज भी सिर्फ मेरी फ्रेंड है, मैं उसका पति नहीं। अबे मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है जानवी मेरी पत्नी बने। मैं तो आज भी उसका सिर्फ दोस्त हूँ। अखिल की बातें सुनकर मयंक बहुत हैरानी से उसे देखने लगा। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो उसकी मांग में सिंदूर क्यों है? कौन है उसका असली पति? मयंक ने गुस्से में अखिल का कॉलर पकड़कर पूछा। अरे यार, वह सब बताएगी, पहले तू उसकी बात तो सुन। तू पहले शांत हो जा, फिर तू सब समझ जाएगा कि तू अपनों के साथ ही रहकर कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा है। अखिल मयंक का गुस्सा कम करते हुए कामिनी को देख रहा था। अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अगर जानवी सच्ची है तो अपनी सच्चाई साबित करे। अब ये शादी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो खुद की सच्चाई साबित नहीं कर देती। उसने जानवी की तरफ देखा। सच में मयंक, मेरी सच्चाई सामने आते ही तुम अपनी शादी रोक दोगे? जानवी बहुत उम्मीद से उसके पास आई। हाँ, अगर शादी पूरा होने से पहले तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी तो मैं खुद ये शादी रोक दूंगा। मयंक ने उसकी नजरों में देखकर कहा, जिसमें जानवी को आज भी उसके लिए प्यार दिखाई दे रहा था। वह बहुत खुश हो गई। मैं तुम्हें पाने के लिए हर हद तक जाऊंगी मयंक। अब तुम्हें हर हाल में अपनी सच्चाई साबित करूंगी। जानवी ने आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ देखकर कहा, तू अपनी सच्चाई क्या साबित करेगी? जब तक तू कर पाएगी, मैं मयंक की शादी किसी और से करवा दूंगी। तुझे उसकी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। कामिनी मन में सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तो उसकी बातों को छोड़, ये क्या खुद की सच्चाई साबित करेगी? और बिना सबूत कौन विश्वास करेगा इस पर? कामिनी उनके पास आई। तू घर चल, तेरी शादी की बहुत सारी तैयारी करनी होगी मुझे। सिर्फ 3 दिन है हमारे पास। कामिनी मयंक के फैसले से बहुत खुश थी। लेकिन भाई, आपको जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब मैं समझ चुकी हूँ कि शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, सोच समझ कर लेना होता है। शालिनी मयंक के पास आई। तू सही कह रही है, मैं भी सबक सीख चुका हूँ एक बार गलती करके, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। मयंक गुस्से में हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए।
मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी, ये कह तो दिया, पर कैसे करूंगी ये नहीं पता। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। जानवी वहीं घुटने के सहारे बैठकर निराश होकर रोने लगी। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, जंग यहीं खत्म नहीं होगी। जानवी, अभी तुम्हें खुद के लिए और मैंग के लिए बहुत लड़ाई लड़नी है। अखिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस वक्त, और मैंक ने मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है। अगर मैं सबूत नहीं ला पाई तो मैंक मुझसे दूर चला जाएगा। जानवी बहुत निराश हुई। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती, जानती हो ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन में विश्वास रखो कि तुम जरूर जीतोगे, तो जीत तुम्हारी ही होगी। अखिल ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच लेते हुए कहा, अखिल, पापा के बाद सिर्फ तुम हो जो इस दुनिया में मेरा साथ दे रहे हो। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जानवी ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, अब रोना बंद करो, चलो यहाँ से। अखिल जानवी को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। रात के 1:30 बज रहे थे। एक कमरे में बैठकर एक लड़की आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुला। काले कपड़े में लिपटा एक शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो टीवी देखने में मग्न थी। वह शख्स चाकू लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ा ही जा रहा था। लड़की को अब भी भनक नहीं थी कि उसकी तरफ कोई चाकू लेकर आ रहा है। कुछ ही पलों में वह उस लड़की के पास पहुंचा। उसने बिना एक पल गवाए वह चाकू उस लड़की के गले पर रखा। लड़की अचानक अपने गले में किसी का चाकू पाकर घबरा गई। कौन कौन हो तुम, ये क्या हरकत है। वह लड़की घबराती हुई बोली, मैं इस वक्त तुम्हारी मौत हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। मैम, आप यहाँ। वह लड़की अब और भी ज्यादा डर गई। उसकी घबराहट से इतना तो पता चल रहा था, गले पर चाकू रखने वाले को वह पहचानती है। मैं तुम्हें बार बार मौका नहीं दूंगी, मेरे सवालों का जवाब दो। आप यहाँ कैसे और क्या पूछना चाहती हैं मुझसे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपके साथ जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह लड़की अपनी तरफ से सफाई देने लगी। मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आई हूँ, बस मेरे सवालों के जवाब दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। धमकी देने वाली की आवाज में उसके लिए बहुत नफरत थी। नहीं नहीं जानवी मैम, आप मुझे इस तरह नहीं मार सकती। अगर तुम जानती हो मैं कौन हूँ तो तुम ये भी जानती होगी कि तुमसे मैं कितनी नफरत करती हूँ। अब आगे कोई सवाल और जवाब नहीं, क्योंकि तुम शायद जिंदा रहना नहीं चाहती। जानवी बहुत गुस्से में थी। उसने उसके गले में हल्की सी खरोच लगाकर कहा, नहीं नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है, मैं जवाब दूंगी। उस लड़की को जानवी के रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। बोलो, मेरे लॉकर को किसने खोला था। एंटी करप्शन रेड में जब्त किए गए 52 करोड़ में से 20 करोड़ किसने गायब किए। जानवी का ये सवाल सुनकर वह लड़की हद से ज्यादा डर गई, जैसे उसके शरीर से सारा खून किसी ने खींच लिया हो। बोलो, चुप क्यों हो तुम। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी मौत को और तुम्हारे करीब लेकर आएगी। जानवी ने चाकू फिर उसके गले के करीब किया। मैं सच कह रही हूँ मैम, मैं उन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने रोते हुए कहा, झूठ मत बोलो उषा, तुम्हारे अलावा मेरे लॉकर के बारे में और कोई नहीं जानता है। उस रात आखिरी बार तुम ही मेरे साथ उस कमरे में गई थी, उसके बाद वह पैसे गायब हो गए। उसके चोरी का सारा इल्जाम तुम लोगों ने मुझ पर डाल दिया, क्यों। जानवी ने आखिरी लाइन बहुत जोर से चिल्लाकर कहा। उषा उसकी आवाज सुनकर कांप उठी। मैं सच कह रही हूँ मैम, मैं सबके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं आपकी असिस्टेंट थी। भला आपके साथ धोखा मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वो जानवी के डर से फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे आंसू अब किसी काम के नहीं रहे, मुझे सिर्फ सच सुनना है। बोलो, इन सब के पीछे किसका हाथ है। तुमने नहीं किया ये सब तो किसने किया। वह बहुत गुस्से से उसके ऊपर चीख रही थी। मैं बताती हूँ वह कौन है जिसने ये सब किया। वह आपको बदनाम करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब करवाया। हाँ बोलो, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। जानवी उस शख्स का नाम जानने के लिए बेचैन हो गई। बताती हूँ, लेकिन प्लीज एक गिलास पानी पिला दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है। नहीं, पहले मुझे उस शख्स का नाम बताओ प्लीज मैम, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। उषा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसे जानवी समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं पानी देती हूँ। जानवी को उस पर दया आ गई। उसने उसके गले से चाकू हटाया और सामने मेज पर रखे पानी का जग लेने उसकी तरफ गई। उसके पीछे उषा तुरंत सोफे से उठी। उसने टीवी के सामने रखे बांस को उठाया और उसे लेकर जानवी के पीछे पहुंच गई। जानवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे उषा क्या कर रही है। जानवी जैसे ही पानी का जग लेकर मुड़ी, उषा ने वह बांस उसके सर पर मार दिया। जानवी का सर अब घूमने लगा था।
बांस सर पर लगने से उसे गहरी चोट आई थी। सॉरी जानवी मैम, आपकी यही तो बहुत बुरी आदत है। आप लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हैं और इतना दयालु होना भी ठीक नहीं। देखो मुसीबत में पड़ गई ना आप, अब मैं फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, ना तुम मेरे मुंह से उस शख्स का नाम जान पाओगे। उषा ने जानवी का बेहोश चेहरा देखकर हंसते हुए कहा। उषा ने फौरन किसी को फोन लगाया। हेलो सुनो, जानवी यहाँ आई है। मैंने उसे बेहोश कर दिया है। वह मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब उसका क्या करना है तुम समझो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उसने एक सांस में कॉल रिसीव करने वाले से कहा। ओके तुम वहां से निकल जाओ, उसे ठिकाने मैं लगा दूंगा। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कहा। ओके मैं चलती हूँ। उसने कॉल कट किया और होटल के कमरे से अपना सारा सामान समेट लिया। वो जानवी के पास आई। उसने जानवी को एक बार गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज अगर तुम मेरे हाथ से निकल गई तो मैं अपने ऊपर लगे इल्जाम कभी साफ नहीं कर पाऊंगी। जानवी होश में आ चुकी थी। उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। अगर मैं हार गई तो मयंक हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे उस आस से सच उगलवाना ही होगा। जानवी किसी तरह खुद को संभालते हुए उठी। वो टेबल को पकड़कर खड़ी हुई। उसका सर अभी भी घूम रहा था। सर के कोने से खून भी बह रहा था। उसने जग उठाया और उसका पानी अपने सर पर डाल दिया। अब जानवी बिना एक पल गवाए कमरे से बाहर निकली। बाहर उसने देखा उषा होटल की लिफ्ट से होते हुए नीचे जा रही थी। जानवी सीढ़ियों की तरफ भागी। वह सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतरने लगी। उधर उषा भी लिफ्ट से नीचे ही जा रही थी। जानवी भी उसे पकड़ने के लिए बहुत तेज सीढ़ियों से दौड़ रही थी। थोड़ी ही देर में जानवी नीचे पहुंची, लेकिन तब तक उषा लिफ्ट से निकलकर होटल के बाहर निकली। जानवी भी वहीं नहीं रुकी, वह भी होटल के बाहर आई। उषा उस वक्त रोड पर खड़ी ऑटो रोक रही थी। जानवी होटल के गेट से बाहर आई। उषा प्लीज मुझे उस शख्स का नाम बता भी दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जानवी ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर उषा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और वह और भी ज्यादा डर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवी से खुद को कैसे बचाए। वह रोड पर खड़ी परेशान होकर जानवी को देख रही थी। तभी अचानक एक कार उसे टक्कर मारकर चली गई। वह संभल ही नहीं पाई। उषा, जानवी चिल्लाती हुई उसके पास पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उषा खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। प्लीज उषा, अब तो बता दो कौन है वह। जानवी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उषा को टक्कर मारकर जाने वाला कार कुछ दूर जाकर रुक गया। उस कार की खिड़की से किसी ने झांक कर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। सॉरी उषा, तुम अब मेरे लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन देखो मैंने तुम्हें रास्ते से हटाकर जानवी को दूसरी मुसीबत में फंसा दिया। वह शख्स उन दोनों की तरफ देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी कार आगे बढ़ा दी। जानवी की नज़र जब तक उस कार पर गई, कार काफी दूर जा चुकी थी। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था वह मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। ये मेरे अपने कर्मों का फल है। उषा ने दर्द से तड़पते हुए कहा। नहीं उषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। ऑटो। जानवी बहुत परेशान होकर रोड के दोनों तरफ ऑटो देखने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता मैम, जब तक आपको कोई ऑटो मिलेगी मेरी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन मरने से पहले मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हाँ, आपकी ज़िंदगी खराब करने में मेरा भी हाथ था, मैंने उन लोगों का साथ दिया था। उषा ने दर्द से कराहते हुए कहा। बोलो उषा, कौन है वह? कौन है जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी? बोलो कौन है वह? जानवी ने रोते हुए पूछा। मैम, वह जो लोग हैं जिन्होंने ये सब किया, वह लोग बहुत बुरे हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें से एक शख्स को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, वह है आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कामिनी। और वह अगले शख्स का नाम लेने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। नहीं उषा, कौन है वह शख्स, कौन है वह? उषा बोलो। जानवी रोते हुए उससे अगले शख्स का नाम जानना चाहती थी, लेकिन वह तो अब खामोश हो चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। जानवी ने रोते हुए उसकी आंखें बंद की। तभी उसके चेहरे पर कैमरे की फ्लैश लाइट चमकी। उसने मुड़कर देखा तो सामने खड़ा कोई शख्स उसकी तस्वीरें ले रहा था। उसने सामने खड़े शख्स को बड़े गौर से देखा तो हैरान रह गई। तो आप हो इन सब के पीछे? क्यों किया आपने ऐसा? इस बेचारी को क्यों मारा? मुझे मार दिया होता। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।